इलाहाबाद में। तब मैं वहाँ पे तब ग्रेजुएशन कर रहा था। तो वहाँ मेरे फादर ना एक्चुअली रेलवे में है थे, मतलब रिटायर हो गए। तो उन्होंने ना रेलवे की ज़मीन पे जो वायलेशन नहीं अतिक्रमण कर लेते हैं लोग, उस ज़मीन को खाली कराने के लिए गए थे। तो उनके साथ में बहुत सारे डीएम एसपी सब लोग गए थे, सब लोग। तो मैं भी, पापा भी गए थे, तो मैं भी गया था एक बार देखने के लिए क्या प्रोसेस है कैसे। मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है सिविल्स में। तो वहाँ पे जो डीएम थी वो कमलजीत कौर करके लड़की थी। सोचो, उन लोगों की कम्युनिटी थी, वही लोग तो कब्जा करके रखते हैं। तो सोचो, हम जो जेंट्स थे उनकी हालत ख़राब हो रही थी जाने में, और वो इतना ही, कमलजीत कौर पंजाबी, हिसाब किताब वो बिना सोचे समझे अकेले उसने उठाया। सोचो, जो आईपीएस के बाद डंडा होता नहीं पुलिस वाले के पास, बड़ा मोटा डंडा, वो डंडा पकड़ी और लेके घुस गई उसके अंदर। सोचो, उस मतलब उनकी बस्ती में, पीछे पुलिस वालों, हालत डीएम में कल को कुछ हो जाएगा, सीधी बात है, कुछ हो जाएगा, इशू हो जाएंगे, लेकर के पीछे पुलिस वाले भागे भागे फिर रहे कि डीएम साहब, डीएम डीएम एम डीएम एम डीएम एम। वो अंदर कहीं कुछ नहीं, और मार जो मिले रास्ते में, सड़ा सड़ दड़ा दड़। सोचो, ये हाल था दमदम है ना चीज़ों को लेकर के। जबकि आधे से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, तलवार होती है, गन्स होती है, सब कुछ होता है अंदर कम्युनिटी में। जान ही लो क्या हाल होता है, सोचो, बिना कुछ के। तो बात हुई, मैं वहाँ डर नहीं लग रहा। कह रहे कैसा डर सर, सही बात है। उसमें अच्छी बात क्या बोले कि आपकी जिम्मेदारी सरकार ने ले रखी है, टेंशन फ्री है। क्योंकि हमें कुछ होगा सरकार बवाल कर देगी, क्योंकि डीएम को, भाई साहब, एसडीएम या डीएम को अगर किसी ने कुछ किया, बहुत कुछ हो जाएगा चीज़ों को लेकर के। तब समझ रहे बात को। तो खैर चलिए, हेडिंग डालिए डीपीएसपी। वो मैं कराऊंगा रीड्स आपकी, सुप्रीम कोर्ट में से बताया था मैंने। डीपीएसपी टॉपिक डालिए। डीपीएसपी फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे अपना भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं वैसे इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक, हिंदी में इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले तो इसके बारे में जानिए, तब हिस्ट्री समझेंगे। तो पहले तो कुछ पॉइंट पॉइंट लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। हिस्ट्री में जानने से पहले डीपीएसपी जान लीजिए, फिर मैं हिस्ट्री में हेडिंग मत डालिएगा अभी, खाली बस समझिए क्या होते हैं ये। देखो, नाम से आपको मैंने बताया क्या लिखा हुआ था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सिंपल बात है। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि हमारे यहाँ जो स्टेट का मतलब होता है, वो ऐसी अथॉरिटी होती है, जो कोई अथॉरिटी जिसके पास रूल या कानून बनाने की शक्ति हो, यही तो होते हैं। तो इंडिया में स्टेट में कौन कौन आ जाएंगे, सेंटर आ जाएगा, नॉर्मल यूपी वगैरह आ जाएंगे, इसके अलावा आपका लोकल आ जाएगा। लोकल मतलब होता है गाजियाबाद का पंचायत, नगर पालिका, जो भी कानून बनाता है। सिंपल बात है। क्या कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये लोग क्या बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, तो लॉ बनाते समय कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इनको क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। समझ में आ गया, सिंपल है। जब भी ये लोग कुछ भी रूल्स बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगे। वो कौन से प्रिंसिपल होंगे, जो इनको डायरेक्शन देंगे। क्लियर। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, किस चीज के, स्टेट की पॉलिसी के। समझ में आ गया होगा। तो जब भी स्टेट, भाई सीधी बात है, आपकी एक चीज बताइए, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में आपके फादर हैं, वो अगर घर के लिए कोई रूल बनाते हैं तो कुछ ध्यान में रखते हैं, कुछ तो ध्यान में रखते होंगे, क्योंकि अनसन कुछ भी नहीं ना। तो क्या ध्यान रखते हैं, कोई कॉमन चीज, डिसिप्लिन फॉर एग्जांपल। तो डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए रूल बनाएंगे, या थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। लाइक जैसे रात में किसी को ऑफिस से आना है, और आपके पापा ने रूल बनाया है कि रात को 10 बजे सब लोग घर में मिलने चाहिए। अब लॉजिक बात है, कोई बंदा जो रात में नोएडा से आ रहा है, गुड़गांव से आ रहा है, वो पॉसिबिलिटी है देश सोने की, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ठीक है 10 बजे बोला, 10:30 तक आ जाएगा, तो ये रूल बना। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप 1 बजे आइए, और इसका ये भी मतलब नहीं है 9 बजे आइए। तो उन्होंने 10 बजे का जो क्लॉज रखा ध्यान में रखा, बट सेम, तो वो जो ध्यान में उन्होंने रखा वो घर के रूल के लिए है। यहां पे जो प्रिंसिपल्स होंगे वो कहां के रूल्स के लिए होंगे, स्टेट के लिए, मतलब कंट्री के लिए। तो कोई भी व्यक्ति इंडिया में जो रूल बनाने की अथॉरिटी रखता है, अगर जब वो कोई भी रूल्स बनाएगा, तो उस रूल्स को बनाते समय जिन चीजों को ध्यान में रखना है, दैट इज कॉल्ड डीपीएसपी। क्लियर हो गया बेसिक्स। लिखिए, दोज प्रिंसिपल्स, दोज प्रिंसिपल्स, दोज प्रिंसिपल्स which are made which are made which are made by the state, which are made by the state, full stop, to making that principles,
फॉर मेकिंग दैट प्रिंसिपल्स या स्लैश रूल्स स्लैश लॉ some doctrine to be maintained कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सेटअप फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सेटअप सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जहां सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लिखे हैं वहां पे स्टार वो खींच लीजिए लाइन सेटअप सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सेटअप ठीक है खास करके इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है पहले जी दूसरा पॉइंट मेन बेस ऑफ वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य का प्रमुख आधार मेन बेस ऑफ वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य का प्रमुख आधार सिंपल मतलब कभी भी ध्यान से समझना कभी भी आपसे पूछे डीपीएसपी जो होता है इसका मेन टारगेट क्या है तो उसका मतलब होता है वेलफेयर स्टेट रट जाना यूपीपीसी से बहुत काम आने वाला आपके वेलफेयर स्टेट ये इसका क्या हुआ मेन टारगेट हुआ कल्याणकारी राज्य ठीक नेक्स्ट है पार्ट नंबर है आपका 4 पार्ट 4 आर्टिकल नंबर होता है 36 से 51 के बीच में कवर करना होता है तो मोटा मोटी समझ में आ गया कुछ इस तरीके के सिद्धांत होंगे जिसमें वेलफेयर करना लॉजिक बात अब यहां पे एक चीज समझने वाली बात होती है कि वेलफेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेलफेयर किसका जरूरी होगा अगर वेलफेयर की बात करेंगे तो लॉजिक बात है दो तरीके के लोग होते हैं एक होते हैं फ्रंट सोसाइटी के जो फ्रंट में है दूसरे होते हैं सोसाइटी के जो बैक में है तो लॉजिक बात है जनरली जिनका भी वेलफेयर होगा इन लोगों की बात ज्यादा हो रही होगी तो आप कह सकते हैं वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड पीपल कमजोर जो समाज के वर्ग के लोग होते हैं उनका भला करना उसका मेन टारगेट है कमजोर लोग कौन होते हैं वो आप लोग खुद समझ रहे होंगे कैटेगरी के एससी एसटी जिनको समाज ने मतलब संविधान ने किस में डाला है कैटेगरी में डाला है ठीक है चलो कल देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बात हो ही रही है चीजों को लेकर के खैर वो आगे बताएंगे हटाइए अब हेडिंग डालिए हिस्ट्री ऑफ डीपीएसपी शुरू कहां से हुआ है हिस्ट्री ऑफ डीपीएसपी इतिहास क्या रहा तो ध्यान से इसको समझना है 1944 में कमेटी का नाम है सप्रू कमेटी 1944 इसने पहली बार याद रखिए रिकमेंड किया था डीपीएसपी को फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन ऑफ डीपीएसपी सप्रू कमेटी ने रिकमेंड किया था फर्स्ट ध्यान रखिए इस कमेटी के हिसाब से जो डीपीएसपी होने चाहिए थे वो दो होने चाहिए एक होते हैं जस्टिसिएबल एंड अदर वन इज नॉन जस्टिसिएबल न्याय योग्य और दूसरे होते हैं गैर न्याय योग्य न्यायोचित या गैर न्यायोचित इस तरीके से इसने रिकमेंड किया था हिस्ट्री है अभी क्या है वो अलग बात है जस्टिसिएबल नॉन जस्टिसिएबल में दो चीजें हैं मान लीजिए कुछ एक रूल बनाया गया और अगर रूल फॉलो नहीं हुआ तो लॉजिक बात है आपके पास क्या ऑप्शन है बहुत ध्यान से समझिए अगर आपके पास ऑप्शन है कोर्ट जाने का तो वो नेचर क्या कहलाएगा जस्टिसिएबल ठीक है और अगर आपके पास कोर्ट जाने का ऑप्शन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा नॉन जस्टिसिएबल फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 बजे मैंने बोला आपके फादर ने बोला कि आपको घर आना है अब आप 10:30 पे आए तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन दो है या तो आपको पिताजी आपको पीटे एग्जाम्पल के लिए या फिर कुछ ना कहें तो अगर पीटेंगे तो वो जस्टिसिएबल हो गया और कुछ नहीं कहेंगे वो नॉन जस्टिसेबल है दोनों में से बेहतर क्या है पीटना जरूरी है लॉजिक सुधरने की लॉजिक अब इसको थोड़ा सी आपकी बात सही है कि सर नहीं बिल्कुल सही बात है थोड़ा सा हम अगर पेनल्टी करेंगे तभी सुधरेगा आदमी ठीक बात बट इस चीज को लेकर के सिचुएशन को चूंकि आप घर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए अगर वो बंदा जानबूझ करके लेट नहीं हुआ ट्रैफिक में फंसी गया कि वहां लेट हो रहा है और फिर पिटा अब क्वेश्चन समझ में आ रहा लॉजिक
भाई आप लेट होने का अपना बोला 10:30 पे आएंगे, बिल्कुल मार खानी चाहिए, सही बात, लेकिन अगर वो जहां से भी निकला वहां से अपने टाइम पे ही निकला, रास्ते में ट्रैफिक ऐसा था जो एक्सीडेंट हो रखा था और वो फंस गया उसकी गाड़ी से, और फिर भी घर पे 10:30 पे पिटा, तब तो लॉजिक बात है, सोचने वाली बात होती है कि फिर तो गलत हो जाएगा पिटना। तो उस सेंस में क्या होना चाहिए, नॉन जस्टिसिएबल। तो अभी की जो सिचुएशन हमारे यहाँ डीपीएसपी की है वो नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब हमारे यहाँ कि अगर जो डीपीएसपी में बातें कही गई हैं, अगर उन बातों को फॉलो नहीं किया जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कोर्ट नहीं जा सकते। सिंपली मतलब हुआ, गवर्नमेंट कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए रूल बनाएगी, और अगर उन चीजों को ध्यान में रखते हुए रूल नहीं बनाई तो तभी तो जस्टिसिएबल हुआ, फिर आप गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दो कि साहब ये रूल नहीं बना रहे। बट उसके रूल मैंने क्या बता दिया, ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें मेन टारगेट क्या है, वेलफेयर। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके के रूल बनाए जिसमें एससी एसटी क्लास का डेवलपमेंट है, तो जनरल वालों के साथ गड़बड़ होगी कहानी तुरंत, तो जनरल वाले तुरंत कोर्ट पहुंच गए कि साहब ये देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो कोर्ट मना कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जस्टिसिएबल नहीं है। बात समझ में आई है? तो अभी बताऊंगा, बट यहां पे जो सप्रू कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उसने क्या बोला कि इनको आप दो पार्ट में डालिए, जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल में डालिए। नेक्स्ट आइए, एट प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, दे आर, एट प्रेजेंट टाइम दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। तो प्रेजेंट टाइम में ये नॉन जस्टिसिएबल है। इट मीन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ डीपीएसपी, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ डीपीएसपी, अगर कोर्ट वायलेशन आपका होता है, केस ऑफ वायलेशन ऑफ डीपीएसपी, नो वन हैज द राइट टू गो टू द कोर्ट, नो वन हैज द राइट टू गो टू द कोर्ट, नो वन हैज द राइट टू गो टू द कोर्ट। किसी को भी कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। नो वन का मतलब यहां पे नो वन, लिटरली नो वन का मतलब नो वन, कोई भी नहीं जा सकता कोर्ट। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन। अब हेडिंग डालिए, इंस्पायरिंग एलिमेंट। डीपीएसपी कहां से इंस्पायर्ड हुआ? इंस्पायरिंग एलिमेंट मतलब हमने इसको उठाया कहां से है? इंस्पायरिंग एलिमेंट डीपीएसपी का। डीपीएसपी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या होता है डीपीएसपी। ठीक है, तो इंस्पायरिंग बहुत फेमस क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, ध्यान रखिए। ये जो डीपीएसपी का आइडिया है, ये आइडिया उठाया गया आयरलैंड से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी ये जो उठाया गया दैट इज आयरलैंड। स्टार लगा लीजिएगा, बड़ा फेमस प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है कि कहां से उठाया है। ठीक है, उसके बाद 1935 का इंडिया में एक्ट पास होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उसमें भी आप कह सकते हैं कुछ रेफरेंस लिया गया, सम रेफरेंस हैज बीन टेकन, कुछ रेफरेंस इसमें से लिया गया 35 में। ठीक है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज दो तरह से उठाई गई। एक उठाई गई आप कह सकते हैं भारत के बाहर से, आउट ऑफ इंडिया, भारत अभी बताऊंगा मैं कहां से, आउट ऑफ इंडिया। और दूसरा हुआ इंडियंस, इंडिया में। ध्यान से समझिए, आउट ऑफ इंडिया में हमने कहां से उठाया, तो जितने भी तरीके के आपके स्ट्रगल हो रहे थे, कौन से स्ट्रगल हो रहे थे दुनिया भर में, जिसमें से रिवॉल्यूशन अगर आपको याद है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूएस रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूएस, इन सभी से जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बातें थी उनको भी हमने उठाया। और इंडिया से हमने कहां से उठाया, हिस्टोरिकल इवेंट से। हिस्टोरिकल इवेंट्स का मतलब होता है, कुछ स्मेल आ रही है आप लोगों को? मुझे हल्की हल्की स्मेल आ रही है। ठीक है सब, मुझे लग रहा है नीचे से सब्जी वब्जी वाले की ना, सब्जी शायद इधर रखता है ना, हो सकता है। हिस्टोरिकल इवेंट से, हिस्टोरिकल इवेंट का मतलब होता है जितने भी इतिहास में नहीं घटनाएं होती हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स में, चाहे साथ में आप लिख सकते हैं पर्सनालिटी, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी। समझ गए? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नाम जरूर लिखिएगा। हिस्टोरिकल इवेंट से हमने कहां से उठाया, तो हिस्टोरिकल इवेंट में 2-3 मूवमेंट के नाम, जिसमें से बहुत फेमस मूवमेंट आपने सुने होगा, गांधीयन मूवमेंट, गांधी जी के मूवमेंट, कोई से भी लिख लीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन आपने सुने होंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एटसेट्रा, ये सारे आपने यहां से उठाए।
दूसरे कहाँ से उठाए? पर्सनालिटीज से उठाए। तो पर्सनालिटीज में सबसे फेमस नाम किसका हो गया? गांधी जी खुद। तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, हाँ ध्यान रखना इसमें शरीफ लोगों के नाम लिखना। शरीफ का मतलब होता है जो मॉडरेट्स थे। ठीक है, गांधी जी का नाम लिख लो। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी का नाम लिख लो। दादा भाई नौरोजी। शरीफ का मतलब बाकी लोग बदमाश थे ऐसा नहीं है, भगत सिंह को बदमाश नहीं कह रहा हूँ, बट भगत सिंह की थ्योरी डेमोक्रेसी पे थोड़ी कम थी ना, गोली मारने वाली बात करते थे, तो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वैल्यूज में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एडॉप्शन है इसका, वो एडॉप्शन है गांधीयन थ्योरी। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा काम की चीज है। गांधीयन थ्योरी, गांधी जी की थ्योरी थी, और गांधी जी की थ्योरी पे हमारे यहाँ के डीपीएसपी आप कह सकते हैं कंप्लीटली बेस्ड है, क्योंकि गांधी जी कुछ ऐसी बातें कहते थे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए करके, और वो वैसा है। ठीक है, तो गांधीयन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी को बहुत सारे लोगों ने समझा है, आप भी समझेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कायदे में प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है सबसे पहला कि जो डीपीएसपी था वो एग्जैक्टली कहाँ से आया, तो ये डेटा याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट उठाया, दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, कैरेक्टर्स या सिग्निफिकेंस, विशेषताएं। कैरेक्टर्स, पहले तो ये सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस समझते हैं, फायदे क्या बोलते हैं ना इसको, नोट कर लीजिए एज इट इज, फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या क्या फायदे हैं, कई बार मैच करने के लिए आते हैं, तो कोशिश कीजिए ध्यान से। सिग्निफिकेंस, क्या कोहरा है यार आज तो, बड़ा कम ही देखने को हो पाता है दर्शन कोहरे के। आज काफी लोग नहीं है, मतलब सही में सर्दी है, मतलब इसका निकल रहा है अर्थ ये है। झोला वोला कहाँ से लेके आ रही हो? बैग है? बैग कैसा है ये? घर से सीधे आ रहे हो? अरे वेरी गुड, फिर यहाँ से वहाँ जाओगे? मतलब यहाँ से जाओगे घर? क्या बात है, ये है भाई डेडिकेशन, बढ़िया। ठीक है, तो डीपीएसपी आर बैक्ड बाय द पब्लिक ओपिनियन, लिख लिया पहले, फिर मैं बताऊं, नोट कर लीजिए फिर बताऊं मैं।
ठीक है, लिख लिया होगा आपने, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेंस में कई जरूरत पड़ने वाली। सीधी बात है, डीपीएसपी आर बैक्ड बाय द पब्लिक ओपिनियन। सिंपली बात है, पब्लिक ओपिनियन द्वारा बैक हो सकते हैं। सिंपली इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पेशली फोकस किसके लिए है, पब्लिक। अगर पब्लिक को कुछ कम ज्यादा लग सकता है तो उस हिसाब से इनको चेंज किया जा सकता है। प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर स्टेट, मैंने बता दिया, इसमें मेन टारगेट क्या है, कल्याण का, लोगों का भला होना चाहिए, ये मेन काम। तीसरी इंपॉर्टेंस एज मोरल आइडियल्स। मोरल आइडियल्स का मतलब क्या होता है, नैतिक जो दायित्व होता है किसका, गवर्नमेंट का, मतलब स्टेट का, उसके ऊपर फोकस होते हैं। डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट गाइड फॉर द स्टेट, ऑब्वियस बात है, स्टेट किस डायरेक्शन में काम करेगा उसको गाइड करने के लिए डीपीएसपी है। सोर्स ऑफ कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज, पॉलिसीज को किस दिशा में बनाना है, कौन सी पॉलिसीज को ध्यान में रखना है, कौन से को नहीं रखना है, ये कौन दिखाएगा, ये बताएगा। आर सप्लीमेंट्री फंडामेंटल राइट, जो पीछे आपने फंडामेंटल राइट कवर किए, तो फंडामेंटल राइट के लिए सप्लीमेंट्री मतलब फंडामेंटल राइट कायदे में क्या होते हैं, आपके राइट्स हैं, तो तुम्हारे राइट्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए वो डीपीएसपी बताता है। गवर्नमेंट तुमको फंडामेंटल राइट में कुछ कम ज्यादा कर सकती है, मैंने 35 लिखवाया था आपको आर्टिकल, याद है पार्लियामेंट के पास, तो सीधी बात है कम ज्यादा करेगी, उसमें ध्यान में क्या रखेगी, डीपीएसपी ध्यान में रखेगी। नेक्स्ट होता है यार्डस्टिक फॉर मेजरिंग द वर्थ ऑफ द गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट ने कायदे में सही काम कर रही नहीं कर, उसको डिटरमाइन कौन करेगा, आप कह सकते हैं कि स्केल होता है, उस स्केल पे 0 से 10 पॉइंट है, तो 0 से 10 पॉइंट में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उसको, भाई सीधी बात है, आपको अगर किसी स्केल पे कैलकुलेट करना होता है तो या तो वो सेंटीमीटर होता है या इंच होता है, छोड़ नॉर्मल स्केल, तो आपके पास सेंटीमीटर और इंच का एक स्केल है ना, तो आपने बोला मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी, तो 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर की बेस पे ही तो खींचोगे, इंच की तरफ से तो नहीं खींचोगे ना। सेम कहानी, गवर्नमेंट क्या सही डायरेक्शन में काम कर रही है उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें ऐसे पता चलेगा साहब मेरे पास डीपीएसपी लिखे हैं, अब गवर्नमेंट ने कोई काम किया और डीपीएसपी साथ में, तो लॉजिक बात चेक कर लो क्या सही वाला काम हुआ, उसमें दिया गया लोगों का भला होना चाहिए। फॉर जैसे डीपीएसपी में एक बहुत, अभी पढ़ोगे आगे, आर्टिकल 40 कहता है 42, इक्वल सैलरी फॉर इक्वल जॉब, ठीक है, हर बंदा जो मेल और फीमेल है दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए, किसमें, जॉब में। अब मेल और फीमेल में तो नहीं है, अब गवर्नमेंट ये ध्यान रखना यहां पे किसकी जॉब, कोशिश, ये लॉजिक बात है, गवर्नमेंट में एक डीएम आईएएस हो मेल और डीएम फीमेल हो, तो क्या दोनों की सैलरी में डिफरेंस होता है, बिल्कुल एज इट इज सैलरी जो एज इट इज सैलरी मिलेगी उसको, ठीक बात। तो अब इसमें गवर्नमेंट कल को अगर किसी मेल को ज्यादा सैलरी या फीमेल को ज्यादा दे देगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ, ये गड़बड़ का पता कैसे चला, वो पता आपको चला जब आपने आर्टिकल नंबर 42 पढ़ा, समझ में आया, तो आपको गाइड होना पता चल जाएगा, अच्छा साहब ऐसा प्राइवेट में ऐसा हो सकता है, प्राइवेट का मैं नहीं कह सकता, बट प्राइवेट में अगर इस तरीके का कंप्लेंट की जाती है कोर्ट में, तो जैसे मान लो प्राइवेट में ऐसा होता है, प्राइवेट जॉब में मैनेजर जो अगर मान लीजिए एक पोस्ट पे 2 हैं तो मेल फीमेल सेम ही सैलरी होती है अप्रोक्सीमेट, ठीक बात, अगर कम ज्यादा होगी तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, तो वो इस ग्राउंड पे चेक किया जा सकता है कि हाँ ऐसा है, या गवर्नमेंट जो होती है वो खुद चेक करवा सकती है उस कंपनी में जाकर के कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो एक जवाब देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है यार्डस्टिक फॉर द मेजरिंग ऑफ सी का हेल्पफुल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम बात, कॉन्स्टिट्यूशन, अब कल को गवर्नमेंट कोई रूल बनाए और गवर्नमेंट का हम सही कह रहे हैं, और जब कोर्ट में मैटर, भाई कोर्ट में क्या, तो कोर्ट के पास जाकर के कोर्ट क्या करेगा, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो कोर्ट उठाएगा डीपीएसपी, डीपीएसपी में क्या ये लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कह रही हाँ लिखा हुआ है, दिखाओ डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है, मैंने रूल बनाया, सही बात, और नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब आपने गलत कर दिया, समझ गए, तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इंटरप्रेट करता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, तो ये बहुत काम का है, ध्यान से, सिग्निफिकेंस हो गया आपके। चलो नेक्स्ट आओ, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं इनके, तो कैरेक्टर्स में मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्ट, ये आपके काम का, ये तो होगा सिग्निफिकेंस, फायदा क्या है डीपीएसपी का। अब आइए कैरेक्टर्स क्या है इसके, तो सबसे पहला होता है, ये होते हैं गाइडलाइन, ये स्पेशली दे रहा हूं मैं आईएएस के लिए, रूल्स के लिए, आईएएस अगर बोलो तो पीसीएस तो है, गाइडलाइन फॉर रूल्स, मतलब गवर्नमेंट जो रूल, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, जब सिविल्स के क्वेश्चन उठते हैं तो उसमें 1 2 3 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें क्या पूछता है पता, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, तो उस वाले ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो पहले होगा रूल्स के गाइडलाइन, सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज ध्यान से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल, किसको कंट्रोल करना पता है, कंट्रोल करना पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मोनोपोली, मोनोपोली समझते हैं, पॉलिटिकल मोनोपोली का मतलब क्या हुआ, समझ में आया, कोई एक जो पार्टी है उसी की मोनोपोली ना चले उसको कंट्रोल करेंगे डीपीएसपी, कैसे पता, ये लाइन समझ में आई, एक पॉलिटिकल कोई भी है जो पार्टी है उस पार्टी की मोनोपोली ना चले उसको कंट्रोल करने का काम डीपीएसपी कर रहे हैं, कैसे, कल को मान लीजिए मोदी जी की गवर्नमेंट 400 सीट ले आई लोकसभा में, तो 400 सीट के बाद मोदी जी का जो मन में आए वो कानून बनाए,
भाई लोकसभा में तो सीट ऑलरेडी है ना, तो लॉजिक बात है, जो मन में आए क्वेश्चन है, क्या वो बना सकते हैं? आंसर है हाँ, बना तो सकते हैं, लेकिन उसका ग्राउंड तुम चेक कर सकते हो कि नहीं? कल को मैंने रूल बताया, जैसे उस दिन बताया, हमेशा क्या मैं रूल देता हूं कि मोदी जी ने रूल बनाया कि भैया सब लोग हिंदू होंगे, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पूजा करनी, बात खत्म। अब 4 बजे उठ करके पूजा करनी ये सबसे पॉसिबल है नहीं, तो आपको ये बात चेक कैसे हो सकती है? तो उसके लिए डीपीएसपी में कुछ बेस दिए गए हैं। आप तो सीधी बात, अगर किसी पार्टी की 100% सीट भी लोकसभा में है तो वो मोनोपोली हो गई, तो मोनोपोली को कंट्रोल कौन करेगा? डीपीएसपी। लॉजिक बात है, ये जो भी रूल बनाएगा उस रूल के ग्राउंड में यहां पे चेक कर लूंगा कि नहीं, कि आपके कहने से थोड़ी भाई साहब 4 बजे उठ जाऊंगा। 4 बजे उठने में कितने लोगों को दिक्कत है? जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, जो सीधी बात है बीमार हैं, बच्चे हैं, वो कैसे उठ जाएंगे? आप 4 साल के बच्चे को उठा करके पूजा कराओगे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस ग्राउंड पे क्या हो सकते हैं? मना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो कंट्रोल होना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये कई बार आया हुआ है, मैं पीछे भी बता रहा हूं, नॉन इनफोर्सेबल। नॉन इनफोर्सेबल का मतलब होता है गैर प्रवर्तनीय। गैर प्रवर्तनीय, ये मैंने अभी आपको बता दिया। नॉन इनफोर्सेबल का मतलब डैश करके लिख ले, बाय एनी कोर्ट। बाय एनी कोर्ट, बाय एनी कोर्ट। ठीक बात है, ये तो मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दूंगा कि जबरदस्ती आपसे कोई भी लागू नहीं करवा सकता है। और फोर्थ पॉइंट है, ये एक्सटेंशन है ऑफ एफआर। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, मौलिक अधिकार का विस्तार है। मौलिक अधिकार में जो बातें बताई गई हैं, बहुत सिंपल बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि डीपीएसपी में देखो, इसका मतलब जरा ध्यान से समझना, मौलिक अधिकार का एक्सटेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ? मौलिक अधिकार में आपको राइट्स बताए गए और राइट्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या बनाया? रूल बनाए। तो क्या वो रूल तुम्हारे एफआर को सही मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं? अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सही वाली बात है। मतलब क्या हुआ, ये लिख लिए, मैं क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से। एक आपके पास है एफआर और एक है आपके पास डीपीएसपी। तो जो एफआर है वो तो आपके अधिकार है ना, गवर्नमेंट से मान लीजिए ये आपके अधिकार बनाए, और यहां पे डीपीएसपी। तो कल को अगर किसी अधिकार को लेकर के, कोई राइट्स को लेकर के कुछ इश्यू हुआ, तो आप कहां जाओगे? मतलब नहीं, कोर्ट, हाँ अधिकार को लेकर के कोर्ट गया, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि जो मैंने ये रूल, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कल को रूल बनाया और वो रूल तुम्हारे एफआर को वायलेट करता है, तुमको ये बात पता कैसे चलेगी? तुमको ये बात पता चलेगी जब आप डीपीएसपी पढ़ोगे, कि डीपीएसपी पढ़ोगे, अच्छा डीपीएसपी में ऐसा लिखा और गवर्नमेंट कह रही मैंने रूल बनाए और उस रूल से तुम्हारे एफआर वायलेट हो गए, तो तुम लॉजिकली एक बार डीपीएसपी पढ़ के देख लो कि क्या वास्तव में ऐसा है। जैसे डीपीएसपी मैंने बताया इक्वल सैलरी वाली बात, तो गवर्नमेंट कल को डीएम जो मेल है उसकी सैलरी बढ़ाए और जो फीमेल है उसकी सैलरी कम रखे और बोले कि एफआर में ऐसा है हम सैलरी दे सकते हैं, तो आप बोलोगे सर आपने कहां से उठाया? तो कहां से उठाया? डीपीएसपी से। तो आप भी डीपीएसपी में आओ, तो डीपीएसपी में क्या लिखा? इक्वल सैलरी इक्वल वर्क। तो आपने कैसे कर दिया? तो कहीं ना कहीं एफआर को समझने के लिए डीपीएसपी फायदा दे रहा है कि नहीं आपको? तो इसीलिए वर्ड मैंने क्या यूज किया, उसका क्या है? एक्सटेंशन है। ठीक है, तो कभी भी एफआर आपसे पूछे तो एफआर और डीपीएसपी लगभग क्या होते हैं? सिमिलर चीजें होती हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गए इसके चारों पांचों पॉइंट, क्या? कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आओ, ये है एफआर और डीपीएसपी के डिफरेंस। नोट करना नहीं है, घर से कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूं क्या है, ध्यान से। एफआर निगेटिव है, किसके लिए निगेटिव होते हैं? गवर्नमेंट। एफआर मेरे अधिकार है तो सरकार के लिए तो निगेटिव हो गया ना, मेरे को बोलने का अधिकार है, सरकार रोकेगी तो उसके लिए गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? मैं कोर्ट जाऊंगा, तो गवर्नमेंट के लिए निगेटिव, मेरे लिए पॉजिटिव। गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट अपने हिसाब से बना सकती है। दूसरा, दी आर जस्टिसिएबल, अगर कहीं कुछ होगा तो मैं कोर्ट जा सकता हूं, वहां नहीं जा सकता हूं, मैंने अभी आपको बताया। दे आर एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ध्यान रखना, एफआर अगर आपको राइट्स दे रहा है तो वो राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात कर, रट जाना। और ये मैंने आपको क्या बताया था? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल रट जाना। एफआर आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से रिलेटेड होता है और जो डीपीएसपी होती है आपकी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से होता है। ठीक है, दीज हैव लीगल सैंक्शंस हैं, भाई लीगल तरीका है, इसमें मोरल और पॉलिटिकल है। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, हेंस दे पर्सनल इंडिविजुअल, मतलब हर, जैसे मेरे अपने अधिकार हैं। और यहां पे जो डीपीएसपी किसके लिए? स्टेट के लिए है, मतलब राज्य इंडिविजुअल के लिए ध्यान नहीं देगा, स्टेट किसकी बात करेगा? कम्युनिटी की बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल एससी लोगों के लिए, एसटी लोगों के लिए, ओबीसी लोगों के लिए, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या जितने भी XYZ, इन सभी लोगों का भला होना चाहिए, ये इसमें बोला गया। यहां पे बोल रहा है कि एक आदमी के भी अधिकार है। डिफरेंस समझ रहे हो? तो ये कम्युनिटी बेस्ड है, ये सिंगल हो गए। ठीक, नेक्स्ट, दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन, मतलब लागू करने के लिए कोई नहीं, सबको मिल रहे हैं अधिकार। मतलब कोई जो इंडिया में बच्चा पैदा हुआ उसको बोलने के लिए किसी से पूछना है?
नहीं ना, इसका मतलब राइट टू स्पीक उसको ऑलरेडी है ना, तो वही कह रहा है यहां पर क्या नहीं है, एनी लेजिस्लेशन नहीं है, जबकि यहां पे मैंने बताया कोई भी रूल बनाने का एक मेथड होता होगा कि नहीं, तरीका, ये वो तरीका है। डिफरेंस समझ में आ रहा? और द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेट ऑफ एनी ऑफ द एफआर। सिंपल है, अगर किसी एफआर के कोई भी जो है वो वायलेट हो रहा है तो कोर्ट के पास ऑप्शन है, क्या करे, बाउंड। ऐसा नहीं जैसे मान लो मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तो मैं कोर्ट गया तो कोर्ट मेरे को डिसीजन देगा कि हाँ वास्तव में तुम्हारे वायलेट हुए और तुमको क्या मिलेगी, जो भी पेनल्टी मुझे मिलेगी या सामने वाले को मिलेगी। बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। डिफरेंस समझ में आया? कई बार मेंस में, कई बार सिविल्स में, पीसीएस में कई बार सीधे सीधे लिखने के लिए आया डिफरेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है पूरा, ये दिख रहा है? इसकी एक फोटो खींच लीजिए, लिखने में तो बहुत टाइम आप लोग लगा देंगे। इसकी एक फ़ोटो खींच लीजिए और फोटो खींच करके घर पे सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा।